वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। श्री गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप लोग सभी पढ़ रहे हैं मैथ। सभी उन विद्यार्थियों को सर्वप्रथम मेरी तरफ से शुभकामनाएं, रिजल्ट्स के लिए शुभकामनाएं जो 10th क्लास से पढ़कर 11th क्लास में आए हैं। उम्मीद करता हूँ सबने बेटर रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने रिजल्ट से खुश होंगे। दोस्तों, आप सबका 11th क्लास जिसमें जिन लोगों ने साइंस लिया है उन सभी का साइंस में हार्दिक स्वागत है। साइंस में दो तरह से आपने चूज किया है, एक मैथ्स ग्रुप होता है और एक बायो ग्रुप होता है। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स आज आप इस क्लास को, मेरी क्लास जो है मैथ साइंस से रिलेटेड, इसको आप देख रहे हो और आपकी ये एक्सरसाइज नंबर जो 1 है, कक्षा 11 में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, सेट्स एंड सबसेट्स, समुच्चय और उपसमुच्चय, आज मैं उसके बारे में आपको पूर्व ज्ञान दे रहा हूँ। सभी इजीली धीरे धीरे इसको कैच करने की कोशिश करें और इसको प्रयास करें घर पर बेटर तरीके से इसका रिवाइज करने की। और कोई भी समस्या आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी संस्था में, अपने टीचर के साथ, किसी भी तरह से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले है आपकी पहली एक्सरसाइज समुच्चय। समुच्चय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट्स। कभी भी कोई भी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते हैं उसका पूर्व ज्ञान कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हर चीज़ को हम मद्देनज़र शुरुआत से हम यह जरूर देखते हैं कि किस तरह से यह अस्तित्व में आई। शुरुआत क्या है? शुरुआत इसकी दी थी जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम है जॉर्ज कार्टर। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कार्टर ने इसको अपने जो सर्वसमीकाएं हैं, जहां पर वो बीजगणितीय समीकरणों को सॉल्व कर रहे थे, त्रिकोणमितीय समीकरणों को सॉल्व कर रहे थे, वहां पर उन्होंने समुच्चय नाम की एक जो गणितीय अवधारणा है उस अवधारणा को उसने दिया। सर्वप्रथम समुच्चय शब्द का उपयोग जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने किया। उसने वो कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। वो जब त्रिकोणमितीय इक्वेशंस या बीजगणितीय इक्वेशंस, समीकरण, उनको सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करते हुए उन्हें आवश्यकता पड़ी जब मूल, आपको पता है समीकरणों के मूल 1 से लेकर अनंत तक प्राप्त हो सकते हैं, तो उन मूलों को कहीं पर सुरक्षित रखने की उन्हें आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने समुच्चय शब्द का उपयोग किया कि मूलों का समुच्चय। वहीं से इस अवधारणा ने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और अनेक गणितज्ञ सिद्धांतिक रूप से लाए इसको प्रोसेस में। इसका जो सर्वोच्च उपयोग है वो आपका गणितीय अन्य टॉपिक्स में भी है, जैसे क्रमचय में, संचय में, प्रायिकता में। इन सभी जो आपकी गणित की अन्य प्रश्नावलियाँ हैं उनमें इसका उपयोग है। तो यह आपका समुच्चय का जो वर्ड है वो कहाँ से आया आपको बताया मैंने। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले समुच्चय शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इससे भी आप मतलब ना रखना चाहें तो टॉपिक पर चलना चाहें तो टॉपिक क्या है आपका? समुच्चय। आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट्स, समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? तो शॉर्ट में समुच्चय की परिभाषा को बोलते हैं वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का सुपरिभाषित
संग्रह। वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? समुच्चय कहते हैं। जिसमें क्या होता है? सभी वस्तुओं या संख्याओं को हम मंझले कोष्ठक में कॉमा लगा कर लिख दिया जाता है या लिख देते हैं। वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? आपका समुच्चय कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैं अब आपको फिर से बता देता हूँ, आपके लिए आज पहला लेक्चर है आपका ये मैथ का, तो आप केवल मैं आपको अभी एक्सरसाइज का ऐसे प्रारंभ नहीं कर रहा हूं कि आपको सिस्टमेटिक रूप से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूं। मैं केवल आपको उसका ओवरव्यू दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि उस प्रश्नावली के अंदर आपका क्या है। समुच्चय की परिभाषा पर अभी हम लोग आए हैं, आसानी से इस परिभाषा को कैचअप करने की कोशिश करें। वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। कैसे? अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो सर कैसे? कि कैसे? जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। मैंने लिखा है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। किस तरह से डिनोट करोगे आप लोग? क्या आप नॉलेज तो रखते ही हो? सुपरिभाषित जो वर्ड है उस वर्ड को समझो। हमें पता चल गया कि हम स्वरों का समुच्चय बनाना चाहते हैं, तो हम इस मंझला कोष्ठक में अब क्या लेंगे? स्वर क्या क्या होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो होते हैं 5 स्वर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, वो आपने मंझला कोष्ठक में कॉमा लगा कर लिख दिए। तो यह आपका क्या कहलाया? इस तरह की प्रतिबंध के साथ प्राप्त समुच्चय कहलाया। क्या कहलाया? यह एक समुच्चय कहलाया। तो वस्तुओं या अवयवों या संख्याओं का एक सुपरिभाषित संग्रह जो होता है वही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। कभी भी इन अवयवों को आप जब महिला कोष्ठक में देखोगे तो आप यही कहोगे, अरे सर ये तो हम जानते हैं, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो पहचानने के बाद आपने उनको परिभाषित किया कि हाँ हम तो इसको जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इस तरह का, 1 2 3 4 5। मैंने आपको महिला कोष्ठक में 5 अवयव लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5। अभी आपका दिमाग क्या कह रहा है? सर ये तो प्राकृत संख्याएं हैं। क्या यहीं तक आपका दिमाग सीमित हो जाता है? नहीं, आप यह भी कहोगे सर ये प्राकृत संख्या तो है लेकिन 5 तक है, अर्थात 5 से बड़ी प्राकृत संख्या इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है? 5 या 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं। तो आपने ये देखा, आपने उसको समझा, आपने उसको परिभाषित किया और आपने उसको समुच्चय रूप में शो कर दिया। तो यही तो क्या होता है? समुच्चय। इसको बोलते सुपरिभाषित संग्रह, जिसमें आपने अवयवों को ढंग से लिखा, 1 2 3 4 5। कभी आपसे किसी ने कहा होता कि 6 से छोटी या 5 या 5 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाइए, तो आप यही बनाते, इसके अलावा तो कोई और नहीं बनाते ना आप। अभी आपसे कहा जाए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, अच्छा यहीं पर मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं, जैसे ए, जैसे इसको कर दिया हमने बी से डिनोट, जैसे अब हम आगे करेंगे सी से डिनोट। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से समुच्चय को हम डिनोट मतलब प्रदर्शित करते हैं। यह आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
अभी आप ये चाहते हो सर अभी हमें समुच्चय से संबंधित और उदाहरण चाहिए, तो मैं आपको जरूर दूंगा, डेफिनेटली मैं आपको और उदाहरण देने वाला हूं। तो देखें आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि संख्या 18 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को समुच्चय। संख्या 18 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। अब आप दिमाग लगाइए, 18 को एक तो सबको ही विभाजित कर सकता है, 18 को 2 भी विभाजित कर सकता है, 18 को 3 भी विभाजित कर सकता है, 18 को 6 भी विभाजित कर सकता है, 18 को आपका 9 भी विभाजित कर सकता है, और उसके बाद 18 को कौन विभाजित करेगा? स्वयं 18। तो यह जब आपके सामने होगा तो आप कह सकते हो ये तो 18 को विभाजित करने वाली समस्त संख्याएं हैं। तो ये परिभाषित संग्रह है। यह क्या है? परिभाषित संग्रह है। अभी आपने समुच्चयों में भी कुछ ऐसे समुच्चयों को देखा है जिनको हम बोलेंगे परिमित समुच्चय। समुच्चय भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। अभी मैंने यहाँ लिख देता हूं परिमित समुच्चय। और सेकंड थिंग क्या है दोस्तों? फर्स्ट ये हो गया, सेकंड अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, समुच्चय के आपके 2 टाइप होते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो अभी जो आपने उदाहरण देखे हैं ये तीनों, ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? परिमित समुच्चय के। अब आप ये कह रहे हो कि सर परिमित समुच्चय के उदाहरण कैसे हैं, कि बताइए कि क्यों ये परिमित समुच्चय है। तो परिभाषा जानिए। परिमित समुच्चय कहता है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, काउंटेबल हो, पता हो कि कितने अवयव हैं। तो ऐसे सभी समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाते हैं। इसमें आप काउंट कर सकते हो और निश्चित संख्याएं हैं तो आप कह दोगे ये परिमित है। देखो निश्चित है, 1 2 3 4 5 अवयव हैं, काउंटेबल है, निश्चित है, तो हम कहेंगे कि यह कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। इसके बारे में आप लोग क्या कह रहे हो? इसमें भी आपका ये रुक चुका है 5 तक, तो आप क्या कहोगे? यह भी एक परिमित समुच्चय है। ये आप सी देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें भी निश्चित अवयव है, तो इसके बारे में भी आप क्या कहोगे? यह भी एक क्या है? परिमित समुच्चय होता है। अभी मैं आपके सामने उदाहरण दूं कुछ और समुच्चयों के, जैसे डी के बारे में देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। डी के बारे में मैं लिख रहा हूं 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये मैंने आगे क्या लिख दिया दोस्तों? डॉट डॉट डॉट। आप देख पा रहे हो सब कुछ 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एंड कहाँ हुआ पता ही नहीं। तो ये एक समुच्चय आपके सामने शो किया मैंने। आप इस समुच्चय के बारे में क्या कहोगे? थोड़ा सा अपनी खोपड़ी लगाइए, बताइए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है समस्त अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समस्त अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। इसको तो आप बेशक ना भी लिखिए तो यहाँ से भी चालू कर सकते हो, या फिर मैं आपके सामने एक उदाहरण और दूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यह भी आपके सामने एक उदाहरण हुआ। इसके बारे में आप लोग क्या कह रहे हो? समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या कहोगे इसके बारे में? समस्त प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि आप देख ही रहे हो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसके बाद अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये अनंत तक जा रहा है। डॉट 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 छोड़ दिया तो ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जा रहा है। यह कैसा है समुच्चय? अपरिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय है दोस्तों? अपरिमित समुच्चय के मैंने उदाहरण आपके सामने रखे हैं। अभी मैं इसी में उदाहरण दे दूं। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट।
तो इसके बारे में भी क्या कह रहे हो आप कि यह भी अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें प्राप्त होने वाली संख्याओं को आप गिन नहीं सकते, इसीलिए कैसा समुच्चय है ये? अपरिमित समुच्चय। इस समुच्चय के बारे में ये भी आप जानते हो कि ये सम संख्याओं का और दूसरी भाषा में सम प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्याओं के बारे में आपने 10th क्लास में बहुत नॉलेज ली है, ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो ये सभी आप जानते हो इनके बारे में कि ये प्राकृत संख्याएं हैं और कौन सी संख्याएं हैं? सम। तो सम प्राकृत संख्याओं का ये क्या हो गया? समुच्चय हो गया। यह भी कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। यहाँ पर जो ये उदाहरण दिए मैंने आपको अपरिमित समुच्चय के उदाहरण दिए हैं। एफ के बारे में मैं आपको शो करूँ, मैं अभी यहाँ लिख देता हूँ इस तरह से, 1 3 5 7 9 11। ये कैसा समुच्चय है? यह भी आप देख रहे हो अपरिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसके बारे में आप लोग जान रहे हो कि ये प्राकृत संख्याएं तो है ही हैं, साथ में विषम प्राकृत संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। आप कह भी पा रहे हो, आप उसको परिभाषित भी कर पा रहे हो, सभी को आप परिभाषित भी कर पा रहे हो, इसीलिए ये सभी क्या कहलाते? समुच्चय कहलाते हैं। ओके, समुच्चयों के बारे में इतनी नॉलेज काफ़ी है। परिमित और अपरिमित समुच्चय, 2 प्रकार के समुच्चयों के बारे में आप जान गए। और उसके बाद अलग तरीके से कुछ समुच्चयों के बारे में जब मैं लिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चरों में, तो मैं आपको अच्छे से सिस्टमेटिक लिखाऊंगा। अभी मैं आपको केवल समुच्चयों का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अभी आपने क्या सीखा कि समुच्चय क्या होते हैं? वस्तुओं या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाते हैं। सेकंड थिंग, आप लोगों ने क्या सीखा? आपने सीखा कि समुच्चय के अवयवों, समुच्चयों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। ABCDEF जो भी है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। ये समुच्चय होता है। उसके अलावा समुच्चय के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा कि समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। एक उदाहरण और देना चाहूँगा मैं आपके सामने, जिसमें आपको यहीं पर लिख देता हूँ। एक पी समुच्चय के बारे में मैंने लिख दिया है 1 2 3, यहाँ पर डॉट 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 कर दिया, एंड भी कर दिया इसका 100 पर। दोस्तों अब आप डॉट डॉट देख के यह मत भूल जाना कि सर ने बताया था डॉट डॉट चालू हो जाए तो इसका मतलब क्या है? अपरिमित समुच्चय। आप ऐसी अवधारणा अपने दिमाग में सेट ना करें। यह भी कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। कैसा समुच्चय दोस्तों? परिमित। क्यों? इसका एंड भी है 100 पर और इसमें हमें ये पता है बीच में सारी संख्या आ जाएंगी, 4 5 6 डॉट 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 99 तक इसमें सारी संख्याएं आ जाएंगी। 100 इसका एंड है। इसमें ये भी पता है इसमें कुल संख्याएं कितनी है? 100। तो यह डॉट 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 ऐसा नहीं है कि एंड तक जा रहा हो, एंड है इसका 100, अनंत तक नहीं। अनंत तक कौन जा रहा है? ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, लेकिन यह अनंत तक नहीं जा रहा। ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय है। मैंने इसका यहाँ पर उदाहरण दे दिया। सब तरह के उदाहरण आपके पास होंगे। ओके, तो इस तरह से समुच्चयों के बारे में आपने थोड़ा ज्ञान लिया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर में जो जॉर्ज कैंटर था उसको क्यों आवश्यकता पड़ी समुच्चयों की। आखिर में जो जॉर्ज कैंटर था, जो जर्मन गणितज्ञ था, उसको समुच्चयों की आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ी? इसको मिटा लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जॉर्ज कैंटर जब बीजगणितीय इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, 2 घात की बीजगणितीय इक्वेशन होती है, आप जानते हो एक्स स्क्वायर वाले पद होते हैं, तो उसके मूल कितने आते हैं? जनरली 2 आते हैं, आप जानते हो। ये 3 घात की जो बीजगणितीय इक्वेशन होती है उसके मूल सामान्यतः कितने आते हैं दोस्तों? 3। 4 घात की जो बीजगणितीय इक्वेशंस होती हैं उसके मूल क्या आते हैं दोस्तों? लगभग 4। तो जॉर्ज कैंटर जब इस तरह की इक्वेशन को, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे थे, इस तरह का मैंने 4 ब्रैकेट्स आपके सामने ले लिए, बराबर में क्या लिख दिया है? 0। ओके,
जब आपको इस तरह की बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपको दी गई थी, जॉर्ज कैंटर के द्वारा सामने आई थी, तब बराबर 0 करके तब अपन इसके जो मूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? मूल। तो इसके मूल क्या आएंगे? जब हम x माइनस 1 को 0 करेंगे तो हमारा एक मूल क्या आ जाएगा? x बराबर 1। जब x माइनस 2 को 0 करेंगे तो एक मूल क्या आ जाएगा? x बराबर 2। जब x माइनस 3 को 0 करेंगे तो एक मूल क्या आ जाएगा? x बराबर 3। जब x माइनस 4 को 0 करेंगे तो एक मूल क्या आ जाएगा? x बराबर 4। तो इस तरह से उसके x के मान क्या आए? 1 2 3 4। ऐसे ही उसने बड़ी बड़ी बीजगणितीय समीकरणों को सॉल्व किया था, बहुत सारे आ गए थे उसके मूल। तो दोस्तों उसको क्या है कि ये बेटर वे नहीं लगा लिखने का, उसको एक अच्छा तरीका नहीं लगा। किसको? जॉर्ज कैंटर को। तो जॉर्ज कैंटर ने कहा कि इनको इस तरह से ना देकर हम इस तरह से दे सकते हैं कि 1 2 3 4। महिला कोष्टक में उन सभी मूलों को उसने लिख दिया और आगे लिख दिया x और एक चिन्ह लगा दिया उसने, इस तरह का चिन्ह डिफाइन किया जिसको आज से ही आप देख लो, समझ लो, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। मैं यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे करके जब ऐसा एक चिन्ह बनाओगे इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का अंग्रेजी में बोला बिलोंग्स टू, हिंदी में इसका मतलब होता है से संबंधित। हिंदी में इसका मतलब होता है से संबंधित। तो इस तरह से जॉर्ज कैंटर ने जब 1 2 3 4 मूलों को प्राप्त किया तो इसको समुच्चय में डिफाइन किया, समुच्चय के संग्रह में लिख दिया और x आगे लिख के लिख दिया नीचे बिलोंग्स टू, कि x का मान बिलोंग करता है, x का मान संबंध रखता है किनसे? या तो 1 से या 2 से या 3 से या 4 से, किसी एक से संबंध रखता है, किसी से भी रख सकता है। तो इस तरह से उसने बिलोंग्स टू के चिन्ह द्वारा महिला कोष्ठक में अवयवों को लिखा। इस तरह से उसे आवश्यकता पड़ी किसकी? समुच्चयों की। राइट है ना दोस्तों? इसी तरह से आगे जब समस्या आई, समुच्चय का उपयोग कहाँ कहाँ बढ़ा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समुच्चयों का उपयोग कहाँ कहाँ बढ़ा, तो वो बताता हूँ मैं आपको। बिल्कुल आप जानते हैं, आपने घर पर भी प्रयोग किए हैं। देखिए, पासा आप सभी लोग जानते हैं, प्रायिकता जब पढ़ते हैं तो प्रायिकता में इसका उपयोग होता है किसका? समुच्चयों का। प्रायिकता में किसका उपयोग होता है दोस्तों? समुच्चयों का। कैसे होता है वो देखिए कि जब प्रायिकताएं आप लोगों ने पढ़ी थी तो प्रायिकता थोड़ा बहुत आप जानते हैं, 10th क्लास में थोड़ी बहुत प्रायिकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ना भी जानो तो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो समझ में लाओ आप। कैसे कि मान लीजिए पासा जानते हो आप लोग किसे कहते हैं? जो लूडो खेलते हैं उसको पासा बोलते हैं, जिससे खेला जाता है, जिसमें क्या होता है? बिंदियाँ होती हैं। बिंदियाँ कहाँ से कहाँ होती हैं? 1 से लेकर 6 तक होता है ना। आपने लूडो सांप सीढ़ी वगैरह गेम खेला है, वहाँ पर आपने उसको यूज किया है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पासा। तो पासा जब फेंकते हैं तो आपके पास प्राप्त अंक कहाँ से कहाँ आ सकते हैं, तो हम जैसे उसको ए से व्यक्त करें और समुच्चय रूप में डिफाइन करें तो या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 आता है या 6 आता है। आपने देखा इस तरह के अवयव आते हैं। तो इस तरह के अवयवों को हम सिंपली लिख दें तो वो बेटर वे नहीं है लिखने का। इस तरह के अवयवों को हमें किस रूप में लिखना चाहिए? समुच्चय रूप में। तो प्रायिकता में भी समुच्चयों का बहुत योगदान है, इसलिए समुच्चय इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो गया। तो ध्यान रखना कि समुच्चय कहाँ से आया ये भी पता होना चाहिए। देखो, नॉलेज इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आज बता देता हूँ कि हम किसी प्रश्नावली को या किसी चैप्टर को पढ़कर मार्क्स प्राप्त करते हैं, एक तो वो तरीका होता है, और एक होता है हम उसमें गहराई में जाते हैं, वो दूसरा तरीका होता है। जब आप आगे आपको फ्यूचर दिखता है अपना कि हमें बहुत होशियार होना है, तो परसेंटेज मायने नहीं रखती, रट्टाफिकेशन मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी जितना आप लोग रखोगे उतना आप फ्यूचर में प्रोग्रेस करोगे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आगे कभी भी एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स दोगे या कोई भी एग्जाम्स दोगे, बैंक जॉब्स है उससे संबंधित आप एग्जाम्स दोगे, तो कोई भी एग्जाम्स आप देते हो उसमें मैथ आपकी 100% काम में
आएगी। तो वहाँ पर आपका रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा आपका इंटेलिजेंसी। और इंटेलिजेंसी मिलता है जब हम उस टॉपिक के अंदर घुसते हैं। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें आप, चाहे मैथ पढ़ें, चाहे फिजिक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें। आज आप सभी नए हैं मेरे लिए और मैं नया हूँ आपके लिए। मेरा नाम वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अतुल गोयल है। अभी हम दोनों नए हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम एक दूसरे को समझने लगेंगे, आप समझोगे मुझे और मैं समझूंगा आपको। मैं आपको कैसे समझूंगा? जब आप मुझे प्रॉब्लम शेयर करोगे कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपसे कह रहा हूँ बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। नंबर आपको सर से प्रोवाइड हो जाएगा, मैं भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है? आपको होशियार बनना है, आपको होशियार बनना है। इसीलिए मेरा मेन मकसद रहता है, मैं आपको आज पहली लेक्चर में ही बता रहा हूँ, इंटेलिजेंसी दिखाना, बच्चों को इंटेलिजेंसी की ओर अग्रसर करना। मैं अगर चाहता तो बुक को लेकर शुरुआत कर देता, लिखाता परिभाषा, उसके आगे एग्जाम्पल, और आप उनको समझ लेते। लेकिन इंटेलिजेंसी क्या होती है? एक्स्ट्रा थिंग्स बताना। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक्स्ट्रा थिंग्स बताऊं और आप उनको कैचअप करके और उनको अपने लाइफ में फिट कर लें, जिससे उनका भविष्य में कहीं कभी यूज कर लें। और यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं पासे के बारे में बता रहा था, तो पासे के बारे में क्या जानते हो आप लोग? पासा जो होता है उसको फेंकने पर या तो 1 प्राप्त होता है या 2 या 3। तो हमने उनको क्या हुआ, लास्ट 6 तक प्राप्त होता है। हमने क्या हुआ, उनको एक समुच्चय रूप में डिफाइन कर लिया। तो यही आपका समुच्चय का उपयोग है, जिसमें हम सुरक्षित रूप से अवयवों को लिख लेते हैं। जो प्राप्त अवयव है घटना से संबंधित, उनको लिख देते हैं। जैसे अभी मैं आपको कहूँ कि एक सिक्का उछाला, तो एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम मिलते हैं? हेड या टेल। आपने किया है 1 का या 2 का या 3 का, या सॉरी 3 का तो कहाँ से होता है, 5 का। ये कॉइन्स आपने उछाले हैं, तो वो कॉइन्स उछालने के बाद आप क्यों किस वजह से कॉइन्स उछालते हो? सोचो, आप कहते हो हेड या टेल। तो 2 परिणाम मिलते हैं, उनको भी आप महिला कोष्ठक में सुरक्षित रूप से लिखते हो। तो यह भी आपका समुच्चय का उपयोग हो गया। तो प्रायिकता जो वेरियस आपकी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है, इस आपकी बुक में 16 नंबर की एक्सरसाइज है। तो इस तरह से उसमें भी समुच्चय का बहुत योगदान है। इसीलिए समुच्चयों को आप हल्के से ना आके, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपसे यही उम्मीद है, जो आज मैंने लेक्चर आपको समझा रहा हूँ, इस लेक्चर में आप सब कुछ अच्छे से कैचअप करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को आज मैं बड़ा नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, उतना ही समझाने की कोशिश की जितना आपके समझ में आ जाए। नेक्स्ट कभी भी लेक्चर होंगे थोड़ा बड़ा हम कर देंगे। अभी पहला लेक्चर है आपका, थोड़ा दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं डालना है, हल्के से इसको कैचअप करने की कोशिश करें। इसी के साथ लेक्चर का एंड करता हूँ। आपका मंगलमय हो।